Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station। तो आज का हमारा टॉपिक है विब्रियो कॉलरा। आज हम डिस्कस करेंगे विब्रियो कॉलरा के बारे में कि विब्रियो कॉलरा होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, पैथोजेनेसिस, डिसीज, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, विब्रियो कॉलरा क्या होता है कि यहाँ एक बैक्टीरिया है, यहाँ एक बैक्टीरिया का टाइप है, तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को जब हम स्टडी करते हैं इसकी, तब इसके एक सीक्वेंस होता है जो डोमेन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सीक्वेंस को आप एज इट इज जैसे का वैसा बनाए रखना, इधर उधर मत करना। और फ्रेंड्स, क्या होता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में, जब भी आप एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया जैसे और आपने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लिख दिया, तो जो आपका एग्जामिनर है वो देखते से ही खुश हो जाएगा कि नहीं, बच्चे को आता है, उसको कुछ तो पता है। वो आगे पढ़े मत पढ़े, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से पड़ जाएगा और वो आगे का जो क्वेश्चन है शायद हो सकता है कि उसको बिना पढ़े ही आपको मार्क्स अच्छे दे दे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। डोमेन जिसका है बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया या स्यूडोमोनाडोटा। मैंने यहाँ पे 2 फाइलम लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने 2-3 जगह से रिसर्च करके देखा कि विब्रियो कॉलरा का फाइलम क्या होता है। तो कुछ जगह पे इसका फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया बताया है और कुछ जगह पे स्यूडोमोनाडोटा, इसीलिए मैंने दोनों फाइलम लिख दिए हैं। आपको जो आपकी सहूलियत के हिसाब से ठीक लगता है आप वो याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइलम है प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर विब्रियोनेल्स, फैमिली विब्रियोनेसियाई, जीनस विब्रियो, स्पीशीज विब्रियो कॉलरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो प्रूवर है उसका नाम है फिलिप्पो पसीनी। फिलिप्पो पसीनी ने इस विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जो 1854 में किया था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन है, विब्रियो कॉलरा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह फैकल्टेटिव एनारोब एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कॉलरा डिसीज कॉज करता है। तो क्या होता है, विब्रियो कॉलरा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ जो है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मीनिंग क्या होता है? एनारोब मतलब जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ऐसे बैक्टीरिया जिसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती उसको एनारोब बोलते हैं। और इसके जस्ट सामने फैकल्टेटिव लग गया, मतलब इसको ऑक्सीजन की नीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो विब्रियो कॉलरा है वह फैकल्टेटिव एनारोब एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। जब भी हम इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ जो है वह हमें कॉमा शेप का नजर आएगा। यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कॉलरा डिसीज कॉज करता है। जब भी हम किसी कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इंटेक करते हैं, हम मतलब ह्यूमन, यह जो कॉलरा डिसीज है वह सिर्फ ह्यूमन को कॉज करती है। तो ये ह्यूमन में जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को हम इंटेक करते हैं तब यहाँ कॉलरा डिसीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, डिसीज के घातक प्रभाव स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन का परिणाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी ये विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये सबसे पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जो बैक्टीरिया है वो अपना टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन मतलब एक विष होता है, ये एक रिलीज करता है जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉक्सिन बॉडी में भारी मात्रा में वाटर सिक्रेट करता है। ये जो टॉक्सिन है वो बॉडी के अंदर भारी मात्रा में वाटर सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है और फ्लूइड एंड सॉल्ट का तेजी से नुकसान होता है।
जब डायरिया हो जाएगा तो स्टूल के थ्रू वाटर भी पास आउट होने लगेगा, वाटर स्टूल निकलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड और सॉल्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का तेजी से नुकसान होने लगता है और हमें वीकनेस आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो विब्रियो कॉलरा की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। यह एक ग्राम नेगेटिव रॉड है, कर्व्ड शेप्ड और कॉमा शेप का होता है। ये हाईली मोटाइल होता है, सिंगल पोलर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है वो हाईली मोटाइल होता है, मतलब तेजी से मोटाइल करता है, तेजी से इधर उधर घूमता फिरता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला पाया जाता है पीछे पे। और फिर है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यह स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेज एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो ये पॉजिटिव होता है। फैकल्टेटिव एनारोब होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की नीड होती भी है और नहीं भी होती है। इसका साइज देख लेते हैं, 1.4 माइक्रोन मीटर टू 2.6 माइक्रोन मीटर लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है 1.4 से 2.6 माइक्रोन मीटर तक की होती है, तथा इसकी जो वाइड होती है वह 0.5 टू 0.8 माइक्रोन मीटर होती है। प्रोड्यूस्ड कॉलरा टॉक्सिन, ये कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स। विब्रियो कॉलरा होता है उसकी दो स्ट्रेन्स होती है, एक पैथोजेनिक भी हो सकती है और एक नॉन पैथोजेनिक भी हो सकती है। मतलब ये डिसीज कॉज कर भी सकता है और नहीं भी कॉज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये विब्रियो कॉलरा का फेज है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तब ये हमें कुछ इस तरीके का नजर आता है। एकदम छोटे छोटे से कॉमा शेप्ड के एक फ्लैजिला वाले ऐसे दिखते हैं ये बैक्टीरिया। और इन्हीं बैक्टीरिया में किसी एक बैक्टीरिया को उठा के उसके लार्ज साइज में उसकी जब स्टडी करते हैं तो ये बैक्टीरिया इस तरीके का शो होता है, जिसमें पिलाई, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेम्ब्रेन, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल तथा फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके हैबिटेट पे। यहाँ कहाँ पर रहता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो विब्रियो कॉलरा का हैबिटेट है। विब्रियो कॉलरा आमतौर पर वाटर या ऐसे फूड में पाया जाता है जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से कंटामिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विब्रियो कॉलरा आमतौर पर वाटर या ऐसे फूड में पाया जाता है, मतलब ऐसा फूड जो विब्रियो कॉलरा के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से कंटामिनेटेड होता है। तो इसका इजी वे में आपको मैं समझाती हूँ। जब विब्रियो कॉलरा का बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, डिसीज कॉज करता है, देन जब वो पर्सन उस स्टूल को पास करता है और फिर वो स्टूल को किसी भी छोटे इंसेक्ट के द्वारा छू लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मक्खियों की आदत होती है स्टूल के ऊपर जाकर बैठने की, तो जब वो स्टूल में बैठ जाती है जाकर तो उसके पैरों के साथ उसका जो इन्फेक्शन है वहां चले जाता है और वो मक्खी जाकर बैठ जाती है किसी खाने पे। बाहर जो होटलों में बिकता है या फिर अपने घरों में भी कई बार ऐसा होता है कि मक्खियां आके बैठ जाती है, तो वहाँ जो फूड है वह इन्फेक्टेड हो गया। सेम ऐसे ही होता है वाटर के साथ भी। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इंटेक करने से ही विब्रियो कॉलरा फैलता है और ये विब्रियो कॉलरा उन्हीं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जो होता था वो पहले होता था, आज के टाइम पे इस टाइप से नहीं होता है क्योंकि सभी लोग स्टूल पास करने के लिए खुले वातावरण में नहीं जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विब्रियो कॉलरा कैन बी फाउंड सॉल्टी वाटर, सेलफिश एंड अदर सी फूड्स। विब्रियो कॉलरा सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, मतलब ये समुद्रों में अधिक होता है, शेलफिश में पाया जाता है एंड अदर सी फूड्स में पाया जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनिसिटी इसकी क्या है, यहाँ कैसे डिसीज कॉज करता है, इसके रोग जनन क्या है। विब्रियो कॉलरा डिसीज कॉज करता है जिसके गंभीर सिम्टम्स लगभग कंटिन्यूस वाटरी डायरिया होते हैं, जिसे राइस वाटर स्टूल के रूप में जाना जाता है। विब्रियो कॉलरा जो होता है वो कॉलरा नामक डिसीज कॉज करता है।
कॉलरा का हिंदी मीनिंग होता है हैजा। यह हैजा नामक बीमारी कॉज करता है जिसके गंभीर सिम्टम्स कंटिन्यूस वाटरी डायरिया होते हैं। कंटिन्यूस वाटरी डायरिया मतलब लगातार वाटरी स्टूल पास आउट करना। कंटिन्यूस वाटरी डायरिया होता है जिसे राइस वाटर स्टूल के रूप में जाना जाता है। स्टूल में विब्रियो एपिथेलियम सेल एंड म्यूकस होता है। जो स्टूल होता है, जब हम स्टूल पास आउट करते हैं उसमें विब्रियो एपिथेलियम सेल एंड म्यूकस होता है। डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग भी होती है। विब्रियो कॉलरा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के इंजेक्शन से इंटर करता है। विब्रियो कॉलरा जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इंटेक करने से, उसको खाने से बॉडी के अंदर एंटर करता है। कॉलरा ह्यूमन की एक डिसीज है। यह गैस्ट्रिक एसिडिटी से बचता है और इंटेस्टाइन की एल्केलाइन कंटेंट में मल्टीप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी विब्रियो कॉलरा का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से एसिड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन में किल हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वह एपिथेलियम से चिपक जाते हैं जो इंटेस्टाइन के एल्केलाइन कंटेंट में चले जाते हैं और एल्केलाइन कंटेंट में जाने के बाद वह मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने और विब्रियो कॉलरा को फैलाते हैं। विब्रियो कॉलरा इंटेस्टाइन की वॉल पर अटैक किए बिना उसके एपिथेलियम से चिपक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक पावरफुल एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में लार्ज अमाउंट में फ्लूइड, जिससे अत्यधिक डायरिया और वोमिटिंग होती है। बॉडी में फ्लूइड की तेजी से कमी के परिणाम स्वरूप मसल क्रैम्प्स, सीवियर डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, हीमो कंसंट्रेशन, रेस्ट, पीसीवी वॉल्यूम, शॉक एंड रेड्यूस यूरिन वॉल्यूम। तो क्या होता है कि जब डायरिया और वोमिटिंग होती है तो बॉडी में फ्लूइड की तेजी से कमी होने लगती है। अब ये बॉडी में जो फ्लूइड की तेजी से कमी होती है उसके परिणाम स्वरूप मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। सीवियर डिहाइड्रेशन, गंभीर रूप से पानी की कमी हो जाती है। एसिडोसिस, हीमो कंसंट्रेशन, जिसमें पीसीवी का वॉल्यूम कम होने लगता है और रेड्यूस यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसका ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए तो यह डिसीज तेजी से घातक हो सकती है। विब्रियो कॉलरा की कुछ स्ट्रेन टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं और उन्हें नॉन पैथोजन के रूप में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। कॉलरा के ट्रांसमिशन में योगदान देने वाले फैक्टर में खराब स्वच्छता, कम व्यक्तिगत और फूड हाइजीन एंड अनकुक्ड सी फूड का इंजेक्शन शामिल है। तो ये जो डिसीज कॉज करता है उसका नाम है कॉलरा। आगे हम बात करते हैं इस कॉलरा डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स की, कि जब कॉलरा डिसीज होती है तो यह कौन से लक्षण उत्पन्न करता है। तो पहला है वाटरी डायरिया। ये वाटरी डायरिया कॉज करता है। नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग मतलब उल्टी। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। लो ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम लो होने लगता है। रैपिड हार्ट रेट जो है वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। मसल क्रैम्प्स, मांसपेशियों में ऐंठन होती है। थर्स्ट, प्यास लगती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। रेस्टलेस का मीनिंग है कि जो पेशेंट है वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करेंगे इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो चलिए, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए जब हम उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें नीड होती है उसके स्पेसिमेन की। तो स्पेसिमेन लेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें विब्रियो कॉलरा और अन्य एंटेराइटिस कॉज करने वाले स्ट्रेन को अलग अलग करने के लिए स्टूल फीकल सैंपल इंक्लूड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टूल का सैंपल लेंगे। अब क्यों लेंगे स्टूल का सैंपल?
विब्रियो कॉलरा और अदर एंट्राइटिस कॉज करने वाले स्ट्रेंथ को अलग करने के लिए स्टूल का सैंपल लेंगे। सेकेंड है विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस को अलग करने के लिए पस एंड वुंड का स्वैब लेंगे। स्पेसिमेन में सबसे पहले हमने स्टूल का सैंपल लिया था विब्रियो कॉलरा और एंट्राइटिस को कॉज करने वाले स्ट्रेंथ को अलग करने। अब हम पस एंड वुंड का स्वैब लेंगे विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस को अलग करने के लिए। यदि प्रोसेसिंग में देरी होनी है तो स्टूल एंड फीकल के सैंपल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उचित होल्डिंग मीडियम में प्रिजर्व करना आवश्यक है। जब भी हमें प्रोसेसिंग में देरी होनी होती है तो हम क्या करते हैं कि स्टूल का जो सैंपल लिया हुआ है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उचित होल्डिंग मीडियम में प्रिजर्व करके रख देते हैं। नेक्स्ट है स्टूल फीकल सैंपल को कैरी ब्लेयर मीडियम में ले जाया जाता है या प्रिजर्व्ड किया जाता है। कैरी ब्लेयर मीडियम एक कल्चर मीडिया का टाइप है, इसमें ले जाया जाता है या प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम इसको 2 टाइप से प्रिपेयर करते हैं, पहले वेट प्रिपरेशन से और स्टैंड स्मेयर से। तो हम बात करते हैं वेट प्रिपरेशन की। वेट प्रिपरेशन में क्या होता है, इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, रैपिड डायग्नोसिस के लिए। ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी की विशेषताओं को फेस कंट्रास्ट या डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। विब्रियो कॉलरा में पॉलीवैलेंट एंटीसीरम मिलाकर मोटिलिटी को रोका जा सकता है। यह विब्रियो कॉलरा का प्रिजमेटिव डायग्नोसिस है। स्टूल के सैंपल को एल्केलाइन पेप्टोन वाटर में डाला जाता है और 6 आवर के इंक्यूबेशन के बाद मोटिलिटी को एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जो हम वेट प्रिपरेशन करते हैं वह क्यों करते हैं, मोटिलिटी को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है स्टैंड स्मेयर। स्टैंड स्मेयर ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं। स्टेन करना मतलब उसको कलर प्रोवाइड करना। जो विब्रियो कॉलरा होता है वो एक कलरलेस बैक्टीरिया होता है। ऐसे में उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि उसको ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेन से भी स्टेन करने पर यहाँ जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो यहाँ पिंक एंड रेड कलर की कॉलोनी शो करेगा। तो क्या होता है कि स्मेयर शोज ग्राम नेगेटिव स्मेयर शो होगा। मोस्टली कर्व्ड रॉड 3 to 4 into 0.5 माइक्रोन मीटर। मोस्टली कर्व्ड शेप्ड के बैक्टीरिया नजर आएंगे रॉड शेप में एंड 3 to 4 माइक्रोन मीटर लेंथ और 0.5 माइक्रोन मीटर वाइड में दिखेंगे। कुछ स्ट्रेन प्लियोमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, विब्रियोस की टिपिकल मॉर्फोलॉजी को दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप में देखने पर बैक्टीरिया हमें इस तरीके से नजर आएंगे। फिर है इसके कल्चर की बात करते हैं आगे। कल्चर में हम इनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हैं जो हम 10 ग्राम पर DL सोडियम क्लोराइड युक्त एल्केलाइन पेप्टोन वाटर विब्रियो कॉलरा एंड अदर विब्रियोस के लिए अच्छा मीडियम है। 10 ग्राम पर DL सोडियम क्लोराइड युक्त एल्केलाइन पेप्टोन वाटर विब्रियो कॉलरा एंड अदर विब्रियोस के लिए अच्छा मीडियम है। 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 to 6 आवर तक इनोकुलेट करें और इंक्यूबेट करें। इनोकुलेट करना मतलब उसको इंजेक्शन के थ्रू टीका लगाना, इसका हिंदी मीनिंग होता है टीका लगाना। और इंक्यूबेट करें मीडियम के सरफेस पर और उसके जस्ट नीचे ग्रोथ होती है, ग्रोथ रूम टेम्परेचर पर भी होगी। जो इनरिचमेंट मीडियम है उसकी सरफेस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होंगी और उसके जस्ट नीचे ग्रोथ होती है, मीडियम के नीचे ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है वह रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वह 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारा थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार, जिसको हम शॉर्ट में TCBS के नाम से भी जानते हैं। विब्रियो कॉलरा के लिए यूज होने वाला यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर मीडिया है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। TCBS अगार विब्रियो कॉलरा एंड विब्रियो पैरा हीमोलाइटिकस के लिए एक अच्छा सिलेक्टिव मीडियम है। ये जो TCBS है यह एक सिलेक्टिव मीडिया है
जो विब्रियो कॉलरा के लिए और विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मीडियम एल्केलाइन पेप्टोन वाटर में प्रियर इनरिचमेंट के बाद स्टूल सैंपल के लिए अन्य विब्रियो स्पीशीज का सपोर्ट करता है। थर्ड है मंसर्स टेलुराइट मीडियम, ये एक प्रकार का इनरिचमेंट मीडियम है। फोर्थ है कैरिब्लेर मीडियम, ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। वीआर मीडियम, ये भी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। इन सभी हम कल्चर का यूज कर सकते हैं विब्रियो कॉलरा को कल्चर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे हम क्या करते हैं, ग्रोथ ऑन टीसीबीएस में ग्रोथ करवाने के बाद हम इसकी सुक्रोज फर्मेंटिंग और नॉन सुक्रोज फर्मेंटिंग के बारे में जानेंगे। जब सुक्रोज फर्मेंटिंग होगा तो ये येलो कलर शो करेगा और जब नॉन सुक्रोज फर्मेंटिंग होगा तो ये ग्रीन कलर की कॉलोनी शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा टेस्ट हम लगाएंगे स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट लगाने पर यहाँ एक धागे के समान दिखते हैं अगर से स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव रहा तो। इसकी मोटिलिटी टेस्ट पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है, फर्मेंटेशन ऑफ एल एराबिनोस पॉजिटिव। यह टेस्ट इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिज्म में एक विब्रियो स्पीसीज है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि जो कॉलोनीज है वह विब्रियो की है या नहीं है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इसके सेरोलॉजी टेस्ट की। सेरोलॉजी में हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों लगाया जाता है, तो इसका क्या करते हैं कि जब भी डिसीज कॉज होती है तो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक कितनी डिसीज के लिए कितनी ज्यादा रिएक्ट करती है यह जानने के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सभी एंटीबायोटिक्स हम विब्रियो कॉलरा के पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही अ कॉलरा वैक्सीन विच गिव्स ओनली अबाउट 6 month प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इज अवेलेबल। विब्रियो कॉलरा की जो वैक्सीन होती है वह लगाने के बाद यहाँ सिर्फ 6 महीनों का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद इन्फेक्शन वापस से हो भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, विब्रियो कॉलरा इतना ही था। तो आज हमने जाना कि विब्रियो कॉलरा का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।